नमस्कार, मैं डॉक्टर नागरत्ना गणवीर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। एमए 4 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 3 का नेतृत्व, ये हमने 2 पार्ट में पढ़ चुका है। अब तीसरा पार्ट मैं बताना चाहूँगी। नेतृत्व की शैलियाँ, 2 मूल शैलियाँ क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए, नोट करिए। ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेतृत्व की 2 मूल शैलियाँ हर्से और ब्लेनकार्ड ने अपने प्रतिरूप में, अपने नेतृत्व के प्रतिरूप में बताया। उसने नेतृत्व शैली में 2 बातें सम्मिलित की। पहला है कार्य अभिमुखी नेतृत्व शैली और दूसरा है संबंध अभिमुखी नेतृत्व शैली। कार्य अभिमुखी नेतृत्व शैली में वह कहता है अनुयायियों के लिए कर्तव्यों का निर्धारण नेता करता है। कैसे, कहाँ, कौन, क्या काम करेगा, सब नेता ही तय करता है। अर्थात इसमें नेता का निर्देशित व्यवहार रहता है। संबंध अभिमुखी नेतृत्व शैली में अधीनस्थों से नेता का घनिष्ठ संबंध रहता है। स्वतंत्र और खुला संप्रेषण होता है। अनुयायियों को नेता से मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक समर्थन प्राप्त होता है। नेता समर्थित व्यवहार होता है। नेता का जो व्यवहार होता है, इसके संबंध में हम देखते हैं एक रेखा चित्र भी हर्से और ब्लेनकार्ड ने बताया कि भारवी, सहभागी, विक्रयी और कथनी, ये 4 शैलियाँ इन लोगों ने बताया कि इन आधारों पर नेतृत्व किया जाता है। नेतृत्व की 2 मौलिक नेतृत्व शैलियाँ और अनुयायियों की तत्परता स्तर का परस्पर संयोजित करते हुए, मतलब नेतृत्व करने वाला कैसा है और उसके अनुयायी या अधीनस्थ लोग, अधीनस्थ कर्मचारी कैसे हैं, कैसा काम कर रहे हैं और उनमें किस तरह का संयोजन है, परस्पर संयोजन कैसे है, इसके संबंध में हर्से और ब्लेनकार्ड ने अपने नेतृत्व प्रतिरूप की संरचना की और उसने पारिस्थित्यात्मक नेतृत्व बताया। पारिस्थित्यात्मक परिस्थिति के अनुसार, पारिस्थित्यात्मक मतलब परिस्थिति के अनुसार किस तरह से नेतृत्व किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट नंबर बताता है कि नेता द्वारा मार्गदर्शन और निर्देशन, ये कार्य अभिमुखी व्यवहार इसमें होता है। और दूसरा है सामाजिक भावनात्मक समर्थन, इसमें संबंध अभिमुखी व्यवहार रहता है। सामाजिक भावना मतलब जो अपने अधीनस्थ है, अधीनस्थों से बात करना, चर्चा करना कि अपने को ये काम करना है, उसको कैसे हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इस तरह से नेता अपने अधीनस्थों से चर्चा करता है। थर्ड है किसी कार्य या उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनुयायियों द्वारा प्रदर्शित तत्परता का स्तर। इनका दावा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर कार्य करता हो, उनके इस नेतृत्व प्रतिरूप से लाभ उठा सकता है। वह कहता है वह अपने नेतृत्व कला को प्रभावशाली बना सकता है, क्योंकि वह अधीनस्थों से भी पूछ लेता है, अपनी भी बात बता देता है और फिर मिले जुले रूप से वो बहुत अच्छा डिसीजन लेता है। इन लोगों ने कहा, हर्से और ब्लेनकार्ड ने कहा कि नेतृत्व की जो शैलियाँ होती है, ये मुख्य रूप से 4 मूल नेतृत्व शैलियाँ हैं। फर्स्ट नंबर है कथनी शैली, टेलिंग स्टाइल कहा जाता है इसको। इसमें हम देखते हैं
कि औसत से अधिक कार्य अभिमुखी और औसत से कम संबंध अभिमुखी, इस तरह का नेतृत्व होता है। अनुयायियों को आदेश देने की और उन्हें क्या कार्य कहाँ कैसे करना है, ये सब नेता बताता है। इस शैली में ये शैली तब बहुत उपयुक्त होती है जब अनुयायियों की तत्परता का स्तर औसत से बहुत कम है। मतलब हर बात का डिसीजन कौन लेता है? नेता लेता है। अनुयायियों में योग्यता और सहयोगशीलता कम होती है। उन्हें निर्देशित करना नेता के लिए आवश्यक होता है। इसे मार्गदर्शक, निर्देशक या संरक्षक शैली के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड नंबर है विक्रयी शैली। विक्रयी शैली में सेलिंग स्टाइल कहा जाता है इसको, और इसमें औसत से अधिक कार्य अभिमुखी और संबंध अभिमुखी होता है। कार्य अभिमुखी, संबंध अभिमुखी मतलब हम कार्य भी कराना चाहते हैं और संबंध भी अच्छा रखना चाहते हैं। यहाँ अनुयायियों को सिर्फ मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है, बल्कि अपने बात कहने का उन्हें अवसर भी दिया जाता है कि आप बताइए इसके बारे में क्या सोचते हैं, हम कैसे बहुत अच्छा एनुअल फंक्शन कराएं, हम कैसे कोविड से बहुत अच्छे से हम अपने देश के लोगों की जान रक्षा कर सकें, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो इस तरह से वो पूछता है। यहाँ क्या, कहाँ, कैसे के साथ क्यों भी जुड़ा होता है। क्यों का स्पष्टीकरण ही कथनी शैली से अलग करता है। यहाँ तब उपयुक्त है, यह जो शैली होती है कथनी शैली, ये तभी उपयुक्त हो सकती है। विक्रयी शैली तभी उपयुक्त हो सकती है जबकि अनुयायियों का स्तर औसत से कम हो, अनुयायी अयोग्य हो, लेकिन वो थोड़े से प्रयासरत कह रहे हैं। जैसे जो हेड है वो गाइड करता है, जैसे प्रिंसिपल गाइड करता है, या किसी भी संस्था का जो मैनेजर है वो गाइड करता है, नहीं यार इसको यहाँ से यहाँ से कर सकते हो, इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसे व्याख्यात्मक, सम्मतिपरक या स्पष्टीकरण शैली भी हम कह सकते हैं। थर्ड है सहभागी शैली, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल कहा जाता है इसको, और इसमें औसत से कम कार्य अभिमुखी और औसत से अधिक संबंध अभिमुखी व्यवहार होता है। इसमें नेता के निर्देशित व्यवहार की तुलना में समर्थित व्यवहार का महत्व बढ़ जाता है। नेता अनुयायियों को प्रेरणा देता है, प्रोत्साहित करता है। ये जो शैली होती है ये बहुत ही उपयुक्त होती है। अनुयायियों की तत्परता का स्तर औसत से अधिक होता है। अनुयायी जो रहते हैं एक्टिव रहते हैं, जानकार रहते हैं, एक्सपर्ट भी रहते हैं, तो तत्परता का स्तर इसमें अधिक होता है। लेकिन अनुयायी यहाँ पर अपन देखते हैं अकेले काम नहीं कर सकते, उनको गाइडेंस चाहिए, हेड का गाइडेंस चाहिए, नेता का गाइडेंस चाहिए। इसे सहयोगपूर्ण, सुसाध्यपूर्ण या प्रतिबद्धतापूर्ण शैली भी कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है भारार्पी शैली कहा जाता है। डेलीगेशन स्टाइल कहा जाता है इसको। औसत से कम कार्य अभिमुखी और संबंध अभिमुखी ये होती है। भारावी शब्द का अर्थ होता है अनुयायियों के लिए निर्देशन की कतई जरूरत नहीं है, वो खुद सक्षम है, एक्सपर्ट है, हर काम में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, खुद डिसीजन भी ले लेते हैं और काम बहुत शानदार करके देते हैं। उन्हें औसत से अधिक प्रोत्साहित, समर्थन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वे आश्वस्त हैं, वे प्रतिबद्ध हैं, अभिप्रेरित हैं, उनको सब काम आता है। और एक बार अपने, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे कोई मैनेजर हो या कोई हेड हो, उसने बता दिया तो वो फटाफट कर लेते हैं। ये जो शैली होती है ये बिल्कुल उपयुक्त होगी तब जब अनुयायियों में तत्परता का स्तर जो होता है औसत से बहुत अधिक होता है। इसे अवलोकन या निगरानी शैली भी कहते हैं। ये शैलियां जो है, 4 शैलियां हमने देखा, ये बहुत अच्छी है, लेकिन हर्से और ब्लेनकार्ड की ये जो शैलियां बताई गई, ये इसकी भी कुछ आलोचनाएं की गई और ये कहा गया
कि अधीनस्थों की तत्परता का जो स्तर है ये बहुत अधिक प्रभावित करता है, लेकिन तत्परता का जो स्तर है उसको कैसे मापा जाए ये कहा गया। उनकी दक्षता को कैसे माप सकते हैं, तत्परता स्तर में अधीनस्थों की कार्य करने की जो दक्षता है और उनकी अभिप्रेरणा है उसको कैसे संयोजित किया जाए, इसको कैसे मापा जाए, इस तरह से इसकी आलोचना की गई। फिर भी ये पद्धति, ये जो शैली है नेतृत्व की, ये बहुत अच्छी है। नेक्स्ट नंबर अपन देखते हैं लिकर्ट की 4 प्रबंध प्रणाली। रेंसिस लिकर्ट ने नेतृत्व को प्रबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठक बताया है। उसने 3 दशक तक नेताओं के प्रबंध का अध्ययन किया और उसके बाद उसने इस आधार पर नेतृत्व की 4 शैलियां बताई। उसने 4 प्रणालियां बताई। प्रणाली नंबर 1, शोषक निरंकुश, एक्सप्लॉइटिव ऑटोक्रेट्स कहा जाता है, ऑटोक्रेटिक। हितैषी, दूसरी प्रणाली है हितैषी निरंकुश, बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक। थर्ड प्रणाली है सहकारी, कंसल्टेटिव, और है सहभागी। फोर्थ प्रणाली है सहभागी समूह, पार्टिसिपेटिव ग्रुप्स। सबसे पहले अपन देखते हैं शोषक निरंकुश। ऐसा नेता अत्यधिक निरंकुश और उत्पादन केंद्रित होता है। वह अधीनस्थों से को केवल आदेश निर्देश देता है, सारे काम होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए, बस इस तरह का निर्देश देने वाला होता है। और ये इस प्रणाली में संचार औपचारिक होता है और प्रवाह जो होता है ऊपर से नीचे की ओर होता है, केवल हेड बोलता है, बाकी और कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और नीचे वालों को वह दंड दे दूंगा, आपका पेमेंट काट दूंगा, आपको नौकरी से निकाल दूंगा, आपको मेमो दूंगा, लेटर दूंगा, इस तरह की धमकियां देता है। सेकंड नंबर हितैषी निरंकुश। ऐसा नेता जो होता है कभी संरचनात्मक और कभी बहुत कड़ा रूप लेता है। कभी बहुत अच्छे से आके बात करेगा, मीठी मीठी बात करेगा, खूब बिल्कुल पारिवारिक माहौल रहता है, और कभी इतना कड़क हो जाता है कि फट से लेटर दे दिया, इस तरह का होता है। निर्णय वो स्वयं लेता है, नेता जो होता है स्वयं निर्णय लेता है। संगठन का वातावरण आशंका से मुक्त नहीं रहता, पता नहीं यार सन की है, कब लेटर दे दे, कब क्या कर दे, इस तरह का होता है। तीसरी शैली है प्रणाली शैली, सलाहकारी कहा जाता है। इसमें अधीनस्थों में कुछ रुचि दिखाता है, अधीनस्थों में विश्वास रखता है, अधीनस्थों से सलाह लेता है, उनकी बातों को ध्यान रखता है। निर्णय सत्ता शीर्ष पर केंद्रित तो रहती है, किंतु कई छोटी छोटी जो बातें हैं ठीक है आप कर लेना, इस तरह का कहता है। और इसमें संचार जो होता है, संचार का प्रवाह आरोही और अवरोही दोनों क्रम से होता है। अभिप्रेरणा के लिए सकारात्मक विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है हम कर लेंगे, देख लेंगे, आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग कर लो, इस तरह का बहुत ही अच्छा व्यवहार इसमें रहता है। फोर्थ प्रणाली है सहभागी समूह। यह आदर्श प्रकार की नेतृत्व की शैली होती है। इसमें सहभागिता का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसमें प्रत्येक कार्य जो होता है समूह से, संगठन के साथ में जुड़ा रहता है। उन व्यक्तियों के द्वारा जो एक से अधिक समूह के सदस्य होते हैं। समर्थित फर्स्ट नंबर है, इसमें समर्थित संबंध होता है। निर्णय एवं पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की समूह विधि होती है। उच्च स्तरीय इसमें निष्पादन होता है। सहभागी समूह नेता जो होता है सामूहिक निर्णय, सामूहिक लक्ष्य, सामूहिक निष्पादन पर जोर देता है, अधीनस्थों पर पूरा विश्वास रखता है और उन पर भरोसा करता है। लिकर्ट ने अपने निष्कर्ष प्रणाली नंबर 4 में जो चौथी प्रणाली है उसका समर्थन किया और कहा कि जिन प्रबंधकों के द्वारा प्रणाली नंबर 4 सहभागी समूह नेतृत्व का प्रयोग किया जाता है वो उच्च स्तरीय निष्पादन को प्राप्त करते हैं।
उन लोग हर जगह अच्छा परिणाम प्राप्त करते हैं और अत्यधिक सफल होते हैं। ये वाली जो पद्धति है, तो इस तरह से अपन देखते हैं कि नेतृत्व की विभिन्न पद्धतियां हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी अपन ये कह सकते हैं कि नेता जो है अपने अधीनस्थों से भी चर्चा करे, बात करे, सहभागी बने और सब मिल के जब काम करते हैं तो हर काम बहुत अच्छा होता है। अब हम देखते हैं प्रबंधकीय सांचा, मैनेजियरल ग्रिड्स कहा जाता है इसको। प्रबंधकीय सांचा नेतृत्व व्यवहार के 2 मूल आयामों पर आधारित होता है। फर्स्ट नंबर है उत्पादन से संबंधित और सेकंड नंबर है लोगों से संबंधित। ब्लेक और मार्टन का मानना है कि नेता को प्रबंधकीय शैली, जो प्रबंधकीय शैली है उसमें 5 प्रकार की शैलियों को अपनाता है या अपनाना चाहिए। पहली शैली है निरूपायी प्रबंधन, इम्पोवेरिस्ट कहा जाता है मैनेजमेंट। नेता इसमें क्या करता है, उत्पादन और व्यक्तियों दोनों के प्रति बहुत कम रुचि लेता है। नेता निरुत्साही है, उसको कोई उत्साह नहीं है, अनुत्तरदायी होता है, वो कहता है अरे यार देख लेना, इस तरह का रहता है। लोगों के कार्य करवाने के प्रति लापरवाही होता है, उसको ये लगता है कि लोग जो होते हैं आलसी होते हैं, इनसे काम कराना बहुत मुश्किल है। दूसरी शैली है मध्यम मार्गीय प्रबंध। इसमें अपन देखते हैं मिडिल ऑफ द रोड मैनेज कहा जाता है इसको, मैनेजमेंट। नेता की उत्पादन और लोगों के प्रति औसत रुचि होती है। यह सुरक्षित नेतृत्व शैली होती है। लोगों को बहुत अधिक निर्देश नहीं दिया जाता है। इसमें नेता जो होता है औसत लक्ष्यों का निर्धारण करता है, अनुयायियों के विचारों को सुनता है, उनका उपयोग करता है। ये इसमें द्विमार्गीय संचार होता है। तीसरी शैली है टोली प्रबंध शैली, टीम मैनेजमेंट कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है कि नेता जो है उत्पादन में स्वयं और लोग दोनों को या अधीनस्थों में रुचि लेता है, लोगों के प्रति अधिक रुचि लेता है। इसलिए ये जो पद्धति है, टोली पद्धति जो है, ये लोकतांत्रिक होती है और इसको अपन बोलते हैं ना जो टीम वर्क शैली कहते हैं। तो इसमें क्या है कि हर काम के लिए एक टीम बना दी जाती है और वो काम बहुत शानदार तरीके से होता है। यह सर्वाधिक प्रभावी नेतृत्व शैली होती है। इसमें नेता प्रतिबद्धता, सहयोग, भरोसे, आशा और अत्यधिक प्रोत्साहित करने वाला वातावरण बनाता है। फोर्थ नंबर है कार्य नेतृत्व, टास्क लीडरशिप कहा जाता है इसको। इसमें नेता जो है उत्पादन के प्रति अत्यधिक तथा लोगों के प्रति कम दिलचस्पी उसकी होती है और यह कार्य कराने निर्देश शैली को अपनाता है। इसमें वो नियोजन और नियंत्रण पर अधिक जोर दिया जाता है। इसके लिए लोगों की आवश्यकताएं और संतुष्टि गौण होती है। इसमें नेता जो होता है अधिनायकवादी होता है, वह डरा धमकाकर कार्य कराता है, वह कड़ा पर्यवेक्षक होता है। निर्णय में अधीनस्थों की सहभागिता नगण्य होती है। अधीनस्थ इसमें निराश होते हैं और संगठन से उनमें अलगाव महसूस होता है। फिफ्थ नंबर की शैली है देसी सभा प्रबंध, कंट्री क्लब मैनेजमेंट कहा जाता है इसको। इसमें उत्पादन के प्रति कम और लोगों के प्रति अधिक दिलचस्पी होती है। लोगों की जरूरतों को पूरा करने में अत्यधिक रुचि लेता है नेता। लोगों को संतुष्ट करता है, मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखता है, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है। ब्लेक और मार्टन का दावा है कि 9.9 प्रबंध शैली सर्वाधिक प्रभावी नेतृत्व व्यवहार होता है। बहुत ज्यादा प्रभावी ये शैली है। जिन लोगों में प्रबंध में कम रुचि दिखाई देती है, उन्हें इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है।
9.9 नेतृत्व की तरफ उसे मोड़ा जा सकता है कि भाई तुम भी इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। अभी अपन देखते हैं जैसे प्रोफेसर लोगों को रिफ्रेशर ओरिएंटेशन कराया जाता है, अभी नए नियम के तहत प्रिंसिपल लोगों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और हर जगह आप देखोगे कि बीएड है, एमएड है, तमाम सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, तभी वो उनको अच्छे से उस कार्य में दक्षता प्राप्त होती, निपुणता प्राप्त होती, लोग एक्सपर्ट होते हैं और नए सिरे से एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा के साथ में काम करते हैं कोई भी काम। तो ये प्रबंधकीय ढांचा नेतृत्व शैलियों का आकर्षक ढंग से संयोजन करता है, लेकिन यह नहीं बता पाता है कि लोगों के अच्छे संबंध से ही क्या नेतृत्व अच्छा होगा, ये प्रमाणित नहीं है। इस शैली में कमियों के बावजूद भी प्रबंधकीय ढांचे की यह अवधारणा प्रबंध जगत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। अब हम आते हैं नेतृत्व सात्यात्मक या नेतृत्व की 7 शैलियां। टेननबाम और सिमिट ने नेतृत्व की 7 शैलियां बताई। अब आप देखिए नेतृत्व की कितनी सारी शैलियां बताई, जिस पर बहुत रिसर्च कर करके लोगों ने 3-3 दशक तक लोगों ने रिसर्च किया और नेतृत्व की शैलियां बताई। तो इसको वास्तव में किसी भी संस्था में, संगठन में इसको अपनाना चाहिए। बहुत ही अच्छी शैलियां हैं और आप लोगों ने भी काफ़ी सीखा होगा, चूंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और लीडरशिप जो है पॉलिटिकल साइंस वालों में थोड़ी अंदर से ही रहती है, मुझे ऐसा लगता है ये या होना चाहिए। बिल्कुल कि हम सही काम करेंगे, साहस के साथ करेंगे, गलत कभी नहीं करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, इस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि टेननबाम और सिमिट ने 7 शैलियां बताई। पहली शैली है प्रबंधक निर्णय लेता है और अन्य स्वीकार करते हैं। प्रबंधक स्वीकृति प्राप्ति होती है। प्राप्ति पूर्व निर्णय विक्रय करता है। प्रबंधक निर्णय प्रस्तुत करता है, लेकिन अन्य के प्रश्नों का वह उत्तर भी देता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए वो पूरी तरह से तैयारी करके आता है। 4th नंबर है प्रबंधक निर्णय प्रस्तुत करता है, लेकिन अन्यों के सुझावों में अपेक्षित परिवर्तन कर सकता है। प्रबंधक जो है समस्या प्रस्तुत करता है, अन्य के सुझाव आमंत्रित करता है, फिर निर्णय करता है। प्रबंधक वह सीमा तय करता है जिसके भीतर अन्यों द्वारा निर्णय लिया जाता है। प्रबंधक जो होता है अन्य सीमाओं के भीतर संयुक्त रूप से मिलकर निर्णय करते हैं। इस तरह से अपन देखते हैं कि किसी भी प्रबंधक को नेतृत्व व्यवहार का निर्धारण करते समय निम्नांकित परिस्थित्यात्मक तत्वों पर विचार करना